हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन। आप लोगों का स्वागत करता हूं पीएटी की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस पशुपालन विषय के सिलेबस के बारे में, जिसमें 13वां अध्याय दिया गया है पशु रोग, और उसमें सामान्य पशु का जो स्वस्थ पशु अस्वस्थ पशु का क्लासिफिकेशन करना है, और उसमें जो पशु के जो बीमारी हैं जैसे ब्लैक क्वार्टर, फुट एंड माउथ डिसीज, और आपका गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको कहते हैं, थनैला रोग, मेस्टाइटिस, कोक्सीडियोसिस, ये सब बीमारी का अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसको एक एक करके पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहले से कि बीमारी होता क्या है, बीमारी का कैसे कैसे हम वर्गीकरण करेंगे, कौन कौन से आधार पे किस किस रूप फॉर्म में मिलता है करके। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी बीमारियों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएटी की पाठशाला में बनी रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे पहले इसमें हमको इसका देखना है कि डिसीज मतलब पशु रोग क्या होता है। रोग, बीमार, रोग या फिर बीमारी। तो इस चीज को आप समझ गए तो हर चीज को समझ जाएंगे कि जब पशु जो है, पशु हो या मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु जब अपनी सामान्य अवस्था में ना रह सके, अपना जैसे सामान्य हार्ट रेट है, नाड़ी दर है, श्वसन है, शरीर का तापमान है, इसको अगर सामान्य बनाए नहीं रख पाते हैं तो उसे बीमार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीमार कहते हैं। तो पशुओं में भी वही होता है कि पशु अपने सामान्य अवस्था को, जैसे तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर और नाड़ी दर, श्वसन दर, तापमान, इन सब चीजों को आदि को सामान्य नहीं बनाए रख पाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को बीमार कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है। ठीक है, उस स्थिति को बीमारी कहते हैं। ये हो गया ये बीमारी क्या होता है करके। स्वस्थ पशु और अस्वस्थ पशु देखते हैं। तो स्वस्थ पशु कैसा होता है? जो स्वस्थ पशु होगा उसके क्या क्या लक्षण होंगे, और जो अस्वस्थ पशु हैं उनके क्या क्या लक्षण होंगे। ठीक है, कैसे कैसे वो लोग वो रहते हैं। तो जो स्वस्थ पशु होगा, सबसे पहले उसका शरीर का तापमान जो है सामान्य होगा। शरीर का तापमान सामान्य रहेगा, सामान्य होगा। ठीक है, जो अस्वस्थ पशु है इसके शरीर का तापमान या तो कम या फिर ज्यादा होगा, सामान्य नहीं होगा, तभी तो यह स्वस्थ है। ठीक है, दूसरा, स्वस्थ पशु क्या करता है? जुगाली करता है, जुगाली करते रहता है। जुगाली करते रहना इसका प्रमुख लक्षण है। अस्वस्थ पशु जुगाली करना बंद कर देता है। क्या करता है? जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है, और क्या करता है? जो स्वस्थ पशु है उसकी थूथन हमेशा गीली रहेगी। थूथन क्या होगी? जिसे मजल कहे थे ना, मजल हमेशा गीली रहेगी। ठीक है, इसमें सूख जाएगी, मजल क्या होगी? सूख जाती है। ये सामान्य लक्षण है जो आपको देख के पता चल जाएंगे। ठीक है, स्वस्थ पशु का कान, आंख जो है चमकीला होगा, चमकीला, और कान जो होगा चुस्त होगा। ठीक है, एकदम एक्टिव दिखेंगे पशु आपको। इसमें आंख व कान
सुस्त दिखेंगे। ठीक है, और क्या होगा? ये तो हो गया स्वस्थ स्वस्थ पशु की बात। कान को छूने पर, अगर आप कान को अगर छूते हैं, स्वस्थ पशु का कान गर्म होगा। ठीक है, स्वस्थ पशु का कान गर्म होगा और जो अस्वस्थ पशु है उसका कान जो है ठंडे होते हैं। ठीक है, ठंडे हो जाते हैं। इसी से छू के पता लगाया जाता है। अगर आप घर में हैं जहाँ पे आपके थर्मामीटर नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? तो इन सारी चीजों को देखेंगे। आपका पशु जुगाली करना बंद कर दिया क्या, मजल सूख रही है क्या, आँख कान सुस्त दिख रहा है, उसके कान को छुओगे तो ठंडा लग रहा है क्या, तो पता चल जाएगा कि पशु जो है हमारा बीमार हो चुका है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका बीमारी। और स्वस्थ अस्वस्थ पशु का उसमें पूछा है, सिलेबस में आपका दिया है कि स्वस्थ अस्वस्थ पशु का लक्षण करके। तो ये स्वस्थ अस्वस्थ पशु के लक्षण रहे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। पशु को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, किस किस कारण से होता है, तो क्या क्या नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण करते हैं अपन। क्या करेंगे? वर्गीकरण करते हैं पशु रोग का। ठीक है, तो एक सामान्य तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को देखते रहेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन कौन सी है। सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली, ये रोग कारक है, रोग कारक के आधार पर मान लो। ठीक है, रोग कारक के आधार पे बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कौन कौन सी है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला डिसीज इसमें जो होता है बीमारी, वो होता है एंथ्रेक्स। इसका सबका क्लासिफिकेशन के बाद जब डिटेल बीमारी जब पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके, तो सबका साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम जो भी है वो पढ़ाते जाऊंगा, उसके लक्षण बताऊंगा, उसके सिम्टम बताऊंगा, सब एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं इसका नाम बता रहा हूँ कि किसके अंतर्गत किसको रखा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है गलघोटू। गलघोटू, इसी को एचएस कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? एचएस कहा जाता है। अगला जो बीमारी होता है उसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। ब्लैक क्वार्टर, या फिर इसी को क्या कहते हैं? लंगड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है थनैला। थनैला मेस्टाटिस कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला जो होता है आपका टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहा जाता है, क्षय रोग। क्षय रोग या इसी को तपेदिक कह दिया जाता है। ठीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला जो बीमारी होता है आपका उसे कहते हैं सफेद दस्त। सफेद दस्त ये भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसके बाद एक और बीमारी होता है नाभि का, नाभि रोग। इन सब को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया से होने वाली। ये क्या हो गया आपका? बैक्टीरिया से होने वाली। इसी प्रकार अगर वायरस से होने वाली देखें तो वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट जिसको कहते हैं। रिंडर पेस्ट, इसी को पशु प्लेग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका फुट एफएमडी, इसी को फुट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है। खुरपका मुंहपका। ठीक है, पकवा, ये सब इसका ये बीमारी का नाम है। इसी में तीसरा होता है चेचक। ठीक है, काउपॉक्स जिसको कहते हैं। अगला होता है आपका भेड़ में होता है, जैसे नीली जीभ रोग कहते हैं। ठीक है,
भेड़ में नीली जीभ रोग, ये हो गया वायरस से होने वाली बीमारियां। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ से होती हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआ से होती हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बीमारी जो होगी प्रोटोजोआ से, कोक्सीडियोसिस, ठीक है, कोक्सीडियोसिस कहते हैं इसको, खूनी पेचिश के नाम से जिसको जाना जाता है, खूनी पेचिश या खूनी दस्त, ये प्रोटोजोअस होता है। दूसरा रेड वाटर, ठीक है, रेड वाटर डिसीज, ठीक है, लाल पेशाब जिसके बारे में पढ़े थे। और क्या होता है, एक टिक फीवर होता है, क्या होता है, टिक फीवर, ये भी प्रोटोजोआ से ही होता है। तो ये हो गया रोग कारक के आधार पे आपका, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होने वाली, एंथ्रेक्स, गलघोटू, ब्लैक वाटर, थनैला, टीबी, सफेद दस्त, नाभि का रोग, ये सब जो होता है ना, ये बैक्टीरिया से होती है। वायरस से रिंडर पेस्ट, एफएमडी, चेचक, और आपका भेड़ में नीली जीभ रोग हो जाती है ये। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों में आपका कोक्सीडियोसिस, रेड वाटर डिसीज और टिक फीवर होता है, ठीक है। तो ये हो गया रोग कारक के आधार पे, इसको स्पेसिफिक जानिए कि बैक्टीरिया से होने वाली जो 6-7 बीमारियां हैं इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी में एक और है, लिख लीजिए, संक्रामक गर्भपात, ठीक है। एक और है, लिख लीजिए, जोहान्स रोग कहा जाता है जिसको, क्या कहते हैं, जोहान्स रोग। इन सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका बैक्टीरिया के रोग कारक के आधार पे। अब अगला देखेंगे किस आधार पे कौन कौन सी बीमारी और होती है, ठीक है। कुछ बीमारियां जन्मजात हैं, कुछ बीमारियां बाद में लग रही हैं, कुछ बीमारियां उसके पहले लग रही हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है इसके आधार पे देखेंगे तो रोग जो है प्रारंभ होने के आधार पे, किसके आधार पे, रोग प्रारंभ होने के आधार पर, ठीक है। रोग प्रारंभ होने के आधार पर, या किसी को बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे हम, पहला जो होता है जेनेटिक रोग, क्या होता है, जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज किसे कहेंगे, जो जन्मजात है, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग, जो माता पिता द्वारा कहां आ रहा है, माता पिता द्वारा संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, जेनेटिक डिसीज। इसके उदाहरण की बात करूं तो है हीमोफीलिया, पहला हीमोफीलिया, दूसरा वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, वर्णांधता, इसी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये जो दोनों बीमारियां हैं ये जेनेटिक बीमारी है, अपने माता पिता से पुत्रों में आएंगे, उनसे उनके पुत्रों में जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला जो है आपका जो जन्मजात है, ठीक है, इसे कॉन्जिनिटल डिसीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्जिनिटल डिसीज।
या इसी को जन्मजात क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। क्या होता है कि ये वो पशु हैं जो गर्भावस्था के समय प्राप्त करते हैं, जब गर्भावस्था में होते हैं ना तब वे रोग जो गर्भावस्था के समय के समय लगते हैं, ठीक है, गर्भावस्था के समय लगते हैं और इसी के साथ जन्म लेते हैं। क्या करते हैं, गर्भावस्था के साथ बीमारी लग जाएगा और इसी के साथ क्या कर लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, कॉन्जिनेटल या जन्मजात, ठीक है। चलिए, तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपका टीबी, तपेदिक या क्षय रोग जिसे कहा जाता है। माता से ये बच्चों में आ जाती है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। इसका एक और उदाहरण है ब्रेसलोसिस। ब्रेसेलोसिस, इसका नाम को याद कीजिएगा, इस बीमारियों के नाम को इसके साथ याद कीजिए। जन्मजात बीमारी कौन सी है तो आपको पता हो, क्षय रोग है, क्योंकि आपको जब उदाहरण पेपर में दिया जाएगा तो जन्मजात रोग, निम्न में से जन्मजात रोग कौन सा है, इसको देगा या फिर इसको देगा, 4 ऑप्शन देगा जिसमें से एक उसमें से होगा, या हो सकता है चारों के चारों हो, 3 ऑप्शन सही हो, 1 ऑप्शन गलत हो, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको इस नाम के साथ ये उदाहरण पता होना जरूरी है, ठीक है। अगला है इसी आधार पे उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होता है, एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिसीज कहा जाता है, ठीक है। ये जो डिसीज है जन्म लेने के बाद, ठीक है, ये जो होते हैं या तो जेनेटिक नहीं होंगे और कॉन्जिनेटल नहीं, मतलब जन्म लेने के बाद स्वयं अर्जित करते हैं पशु, जन्म के बाद स्वयं के द्वारा लगता है, ठीक है, उसे, उस बीमारी को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिसीज कहते हैं। जितने भी मतलब बीमारी होंगे जो पहले से नहीं लगे हुए हैं, बाद में लगे हैं, उस बीमारियों को, जैसे इसमें लिख लीजिए मोतियाबिंद, उदाहरण में क्या है, मोतियाबिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला कारण देखते हैं, किस कारण पे, ये तो हो गया रोग प्रारंभ होने के आधार पर, ठीक है। अब जो देखेंगे कि स्पेसिफिक रीजन के आधार पे, स्पेसिफिक रीजन के आधार पर मतलब समझते हैं, कॉजेटिव एजेंट के आधार पे। चलिए देख लेते हैं। या फिर इसी को कॉजेटिव एजेंट के आधार पर कहते हैं, ठीक है। इसको दो भागों में बांटते हैं, पहला स्पेसिफिक, दूसरा है नॉन स्पेसिफिक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक, विशिष्ट जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विशिष्ट जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसमें पहुंचने का माध्यम देखा जाता है। क्या देखा जाता है, पहुंचने का माध्यम देखा जाता है। और इसको भी जो स्पेसिफिक है, इसको दो प्रकार से बांटा जाता है, ठीक है, पहला और दूसरा। पहला जो होता है इसे कहते हैं, पहला जो होता है उसे इन्फेक्शियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस, संक्रामक, संक्रामक रोग। दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस, या फिर असंक्रामक।
ठीक है। तो ये जो होते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, संक्रमण करते हैं। ठीक है। इसका जो उदाहरण है, जितने भी संक्रामक रोग हैं, अभी जितना देखे हम लोग, पहला बैक्टीरिया देखे थे, बैक्टीरिया से जितने भी डिसीज होंगे। दूसरा देखिए आपका वायरस, इससे होने वाले रोग। तीसरा हम लोग देखे प्रोटोजोआ। तो इनसे होने वाले जो रोग है ना, ये तीनों से होने वाले जो रोग हैं, ये संक्रामक हैं। संक्रामक मतलब फैलने वाले। संक्रामक मतलब फैलने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है। और एक इसी में हम लोग अभी पढ़े, जो इन्फेक्शियस के साथ साथ कंटाजियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस बोले, इसी को क्या कहेंगे, सॉरी, इसको हम लोग स्पेसिफिक के अंतर्गत, नॉन स्पेसिफिक मत लिखिए, स्पेसिफिक के अंतर्गत कंटाजियस लिखिए। ठीक है। कंटाजियस मतलब छुआछूत वाले, छूत वाले। ठीक है। जो संपर्क में आने पर फैलेंगे। ठीक है। तो इसका जो उदाहरण रोग, इसमें क्या होता है कि ना, रोगी पशु से स्वस्थ पशु में आता है। छुआछूत मतलब संपर्क में आने पर, डायरेक्ट संपर्क में आने, रोगी पशु से स्वस्थ पशु में, पशु के सीधे संपर्क में आने के बाद, संपर्क में आने के कारण। ठीक है। इसमें माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये वाटर के थ्रू जा सकते हैं, एयर के थ्रू जा सकते हैं, या फिर किसी और चूहा, बिल्ली, या फिर जीव जंतु, चिड़िया, इसके माध्यम से फैल सकते हैं। ये सीधे पशु के संपर्क में आएंगे तभी होगा। इसका उदाहरण है गलघोटू, ठीक है। ये जो होता है, बीमारी किस कारण से हुआ उसको बताता है। ठीक है। बीमारी के कारण को कौन बताता है, कंटाजियस। और ये बताता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बीमारी के माध्यम के फैलने को बताता है। ठीक है। ये क्या करता है, बीमारी के माध्यम को या फिर फैलने के कारण को बताता है, फैलने के कारण होता है। ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक में दो प्रकार का, इन्फेक्शियस और कंटाजियस। संक्रामक रोग कहते हैं फैलने वाले रोग, अभी छुआछूत वाले रोग। छुआछूत वाले रोग जो सीधे संपर्क में आएंगे तभी होगा, उदाहरण है गलघोटू। ये बीमारी के कारण को बताती है, किस कारण से बीमारी हुई। इन्फेक्शियस जो होता है, ये संक्रमण वाले हैं, कहीं से भी फैल सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जिससे संबंधित बीमारी है उसे कहा जाता है, इन्फेक्शियस कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए एक कथन है, इस कथन को याद रखिएगा आप लोग, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और इसको याद रखना जरूरी है कि जो सभी छूत से फैलने वाली सभी रोग, छूत से फैलने वाली सभी रोग संक्रामक प्रायः संक्रामक होती हैं। ठीक है। परंतु सभी जो संक्रामक रोग हैं, सभी संक्रामक रोग छूत वाले नहीं होते। ठीक है। कहने का मतलब है, जितने भी आपके छूत से फैलने वाले रोग है ना, कंटेजियस है, वो संक्रामक हो सकते हैं, परंतु जितने भी संक्रामक रोग थे, इधर अभी पढ़े थे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सभी छूत वाले रोग नहीं होते हैं। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला है नॉन स्पेसिफिक
ये तो पहला हो गया। इसी के साथ दूसरा था, क्या था? नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए देखते हैं नॉन स्पेसिफिक क्या होता है। ऐसे जिनका निश्चित कारण पता नहीं होता, ये वो बीमारी है जिसका निश्चित कारण हमको पता नहीं है, ठीक है, होने का निश्चित कारण पता नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण में देखा जाए तो आप डायरिया जानते हैं, डायरिया। ये डायरिया जो होता है, दस्त, ये हमको पता नहीं होता। ग्लोसाइटिस होता है एक तो बीमारी, क्या होता है? ग्लोसाइटिस। तो ये दोनों बीमारी जो है नॉन स्पेसिफिक है, इनका हमको पता नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शरीर तंत्र के प्रभाव के आधार पर अगला क्या है? शरीर तंत्र के प्रभाव के आधार पर। ठीक है, इसका अगर हम पहली बात करें, पहला तो होगा लोकेलाइट, स्थानीय रोग। स्थानीय रोग लोकेलाइज जिसको कहेंगे। ठीक है, जिस स्थान पे बीमारी हुआ उसी जगह को इफेक्ट करेगा। ठीक है, विशिष्ट स्थान को, जिस स्थान पर बीमारी लगी है उस स्थान को प्रभावित करता है। ठीक है, जहां बीमारी लगा है उसी को प्रभावित करेगा। और जैसे इसका उदाहरण है फोड़ा या फिर ग्लोसाइटिस। ठीक, एक जो होता है दूसरा बीमारी, ये जनरलाइज होता है। क्या होता है? जनरलाइज होता है, सभी सभी स्थान को प्रभावित करता है। ठीक है, व्यापक रोग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? व्यापक रोग। एक बार शरीर में हो गया, शरीर के सब जगह को प्रभावित कर देगा। शरीर में लगने के बाद शरीर के सभी अंग को प्रभावित करता है। क्या करता है? शरीर के सभी अंग को प्रभावित करता है। इसके उदाहरण में बात करें तो सेप्टिसीमिया, हेमोरेजिया जिसके बारे में बात कर रहे थे, एचएस, इसी को सेप्टिसीमिया कहते हैं। ठीक है, टामसीमिया एक और उदाहरण है। क्या है? टामसीमिया। टामसीमिया। चलिए अगला देखते हैं। ये जो अगला जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अगला पढ़ने वाले हैं एक्यूट की, एक्यूट और सब एक्यूट कि रोग का हम इलाज कितने देर में कर सकते हैं चिकित्सकीय आधार पे, जिसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसको। रोग के चिकित्सकीय स्वरूप के आधार पर। क्या? रोग के चिकित्सकीय 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 स्वरूप के आधार पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा रहा है, शुरू हो चुका है इसका क्वेश्चन। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है आपका प्री एक्यूट। क्या होता है? अति तीव्र, मतलब बीमारी लगा, पशु मरा। आपको जब तक लक्षण पता चलेगा पशु मर जाएगा। ठीक है, अति तीव्र वाले, इसमें कुछ घंटे तक, ठीक है, कुछ घंटे तक अगर इलाज कर लिए, कुछ घंटे से अधिकतम 48 घंटे तक पशु जीवित रह सकता है।
ठीक है, रह सकता है। और नहीं मिलने पे पशु मृत्यु हो जाती है। उपचार नहीं मिला, 48 घंटे के अंदर पशु खत्म। क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण की बात करें तो इसमें अति तीव्र गलघोटू, अति तीव्र गलघोटू और एंथ्रेक्स, अति तीव्र एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है, और एक मेस्टाटिस, ये भी अति तीव्र अगर मेस्टाटिस हो गया है तो वो भी बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्यूट डिसीज। एक्यूट मतलब जो तीव्र होगा, ये अति तीव्र था, एक्यूट, इसी को हम लोग कहे तो तीव्र कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, पशु जो है 3 से 14 दिन तक रह सकता है। ठीक है, इसमें पशु कितने दिन तक, 3 से 14 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, और इसका उदाहरण की बात करूं तो खुरपका, मुंहपका, क्या है, एफएमडी लिख दे रहा हूं, एफएमडी और एंथ्रेक्स। ठीक है, अगर मैं अगली डिसीज की अगले बात करूं तो सब एक्यूट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सब एक्यूट। ठीक है, सब एक्यूट, सब एक्यूट में क्या होता है, 4 वीक तक जीवित रह सकता है पशु। कितना, 4 वीक तक जीवित रह सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, टीबी और पैरा टीबी। इसकी उदाहरण बात करूं तो मैं टीबी और दूसरा है पैरा टीबी। तो जो सब एक्यूट है 4 वीक तक जीवित रह सकता है उसमें पशु, और उसका जो उदाहरण है टीबी है और आपका पैरा टीबी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोग के फैलने के आधार पर, ठीक है, रोग की तीव्रता और उसके फैलने के आधार पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोग की तीव्रता और रोग के फैलने के आधार पर। क्योंकि कौन सा स्पोरेडिक है, कौन सा एपिडेमिक है, कौन सा जूनोटिक है, ये बार बार पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए क्या, रोग की तीव्रता, रोग की तीव्रता और फैलने के आधार पे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है स्पोरेडिक। क्या आता है, सबसे पहला आता है स्पोरोडिक। इसी को क्या कहा जाता है, विकर्ण, विकर्ण रोग या स्पोरेडिक डिसीज। ठीक है, ये क्या होता है, जो एक पशु को प्रभावित करता है। स्पोरेडिक क्या होता है कि अगर कोई झुंड है, झुंड के एक पशु प्रभावित है, प्रभावित हो और अन्य पशु पर कोई प्रभाव न डाले, अन्य पशुओं पर कोई प्रभाव नहीं, इंपॉर्टेंट, नहीं डाले। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, स्पोरेडिक कहेंगे। इसका जो उदाहरण है स्पोरेडिक बोवाइन और सेफालोमाइकाइटिस, इंसेफालोमाइकाइटिस। ठीक है, इसका जो उदाहरण है इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए इस पूरे को। ठीक है,
तो इसका जो उदाहरण है स्पोरेडिक बोवाइन और क्या है, इंसेफालोमाइकाइटिस। ये भी दोनों बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पशु को होगा तो ऐसा नहीं है पूरा झुंड को वो नहीं करता, ठीक है। अगला जो डिसीज है इसमें वो है इपिजूटिक कहा जाता है, जिसे महामारी कहते हैं, ठीक है। क्या है? इपिजूटिक, इसी को महामारी कहा जाता है। एक पशु को हुआ तो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैलेगा, ठीक है, बहुत अधिक संख्या, बहुत तेजी से फैलता है। क्या कहते हैं? बहुत तेजी से, बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत अधिक संख्या में, ठीक है। इसे क्या कहेंगे आप? इपिजूटिक या फिर महामारी कहते हैं, ठीक है। इसका जो उदाहरण है आपका खुरपका मुंहपका, ठीक है, या फिर पशु प्लेग दूसरा नंबर पे। अभी जैसे कोरोना आया था, ये भी एक महामारी थी, चाइना से स्टार्ट होकर पूरे विश्व को प्रभावित करी, इसलिए उसे एपिजूटिक या फिर महामारी कह सकते हैं। अगला है इपिडेमिक, स्थानीय रोग। क्या है अगला? इपिडेमिक। इसी को स्थानीय रोग कहा जाता है। नाम से है कि विशेष जाति या नस्ल के पशु प्रभावित होंगे इससे, ठीक है। विशेष जाति या नस्ल के पशु प्रभावित होंगे, ठीक है, और लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहेगा। ये बीमारी जो है लंबे समय तक उस क्षेत्र में रहेगा, फैला रहता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है एंथ्रेक्स है। इसका उदाहरण लिख लीजिए यहाँ पे, एंथ्रेक्स, ठीक है। और एक टंगिया भी, इन दोनों का उदाहरण है। एंथ्रेक्स और एक टंगिया एपिडेमिक का उदाहरण है। अगला देखेंगे तो पेंजोटिक डिसीज कहते हैं। पेंजोटिक किसे कहते हैं? तो ये वो बीमारी होगा जो एक देश या महाद्वीप में पूरा फैल जाएगा, ठीक है, वहां से बाहर नहीं जाएगा। पेंजोटिक किसे कहते हैं? चलिए अगला देखते हैं, चौथे नंबर पे पेंजोटिक, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं? पेंजोटिक ही कहते हैं। ये क्या होता है कि एक देश, कुछ देश या पूरे महाद्वीप में फैलेगा, एक देश में या कुछ देश में या फिर पूरे महाद्वीप में फैल सकता है, ठीक है, फैलने वाले, ठीक। इसे क्या कहेंगे? पेंजोटिक, जिसका उदाहरण इन्फ्लुएंजा है। क्या है? इन्फ्लुएंजा, ये उदाहरण है इसका, ठीक है। अगला है जूनोटिक डिसीज, इसी का ही एक भाग है। क्या है? जूनोटिक डिसीज। ये क्या होता है? जो पशुओं से इंसानों में आता है। क्या? पशुओं से इंसानों में आ जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आपका जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। इसके उदाहरण में लिख लीजिए आप लोग, एंथ्रेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से इनमें से, निम्न में से कौन सा डिसीज पशुओं से इंसानों में आ सकता है, तो या तो जूनोटिक देगा या फिर इसका उदाहरण देगा एंथ्रेक्स को। तो आप लोगों को इसमें टिक लगाना होगा,
कि हाँ एंथ्रेक्स है या फिर ये है करके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। रोग की उत्पत्ति के आधार पे, किस आधार पे? रोग के उत्पत्ति स्थान के आधार पे। रोग की उत्पत्ति स्थान के आधार पर, ठीक है। इसमें एक होगा इंडिजिनस, स्थान विशेष, पहला इंडिजिनस, ठीक है, इंडिजिनस स्थान विशेष। इसका उदाहरण जैसे टीबी या फिर फाइलेरियोसिस या फिर आप लोगों को इसका नाम और इसका नाम पता होना चाहिए कि इंडिजिनस इनमें से कौन सा है। तो पूछ सकता है कि हाँ निम्न में से कौन सा जो है इंडिजिनस है, स्थान विशेष है, या फिर पूछ सकता है एक बीमारी का नाम दे दे, इसमें इंडिजिनस दे दे आपका और एक्सोटिक दे दे, इमर्जिंग दे दे, इनमें से कौन सा प्रकार का है। तो ये पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। अगला एक्सोटिक, जो दूसरे देश से हमारे देशों में आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? एक्सोटिक। एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, उसी प्रकार से दूसरे देशों से अपने देशों में आने वाले, अपने देश में आए हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। क्या है? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। चलिए अगला देखें तो इमर्जिंग होता है। इमर्जिंग मतलब जो कुछ नहीं हो परंतु अचानक से, कभी नहीं है, इसे कहते हैं इमर्जिंग। इमर्जिंग कभी नहीं हो, कहीं नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं हो और कभी भी नहीं हो, परंतु अचानक से उत्पत्ति हो जाए। क्या हो जाए? अचानक से उत्पत्ति हो जाए। जैसे कोरोना कहीं नहीं था, किसी भी देश में नहीं था, कहीं भी नहीं था, अचानक से उत्पत्ति हुआ कोरोना का, तो उसे हम किस में रख सकते थे? इमर्जिंग डिसीज में रख सकते थे। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें तो ये कांटा रोग, पशुओं की बात कर रहा हूं, कांटा रोग। अगला है आपका मेडकांड रोग, मेडकांड, ठीक है। ये जो दोनों बीमारी है ये इमर्जिंग डिसीज है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो रोग की उत्पत्ति के स्थान पे, अगर जो हमारे देश में उत्पन्न हुआ है उसे हम, जैसे टीबी फाइलेरिया, उसे इंडिजिनस कहेंगे। जो बाहर से है उसे एक्सोटिक डिसीज कहते हैं। जो यहीं पे कहीं पे नहीं था, अचानक से यहाँ उत्पत्ति हो गया, उसे क्या कहेंगे? कांटा रोग या फिर मेडकांड, और इमर्जिंग डिसीज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखें तो ये जो होगा फैलने के आधार पे, फैलने के आधार पे क्या होगा? फैलने के आधार पर, ठीक है। तो इसमें पहला देखिए एयरबोर्न। एयरबोर्न मतलब जो हवा से ही फैलेगा, हवा के माध्यम से फैलने वाले जितने भी वायरल डिसीज हैं, जितने भी आपके वायरल, ये हवा के माध्यम से फैलते हैं। जैसे एफएमडी, फूड माउथ डिसीज, फूड एंड माउथ डिसीज, ठीक है। अगला है आपका स्वेल बोर्न। स्वेल बोर्न मतलब जो मृदा के द्वारा फैल सकते हैं। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्लास, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा?
जितने मतलब सोयल से फैल सकते हैं, सोयल में भी जीवित रहने वाले जिसके परजीवी हो। ऑर्गेनिज्म से होने वाले रोग, ठीक है। चलिए इसका उदाहरण अगर आप देखने जाओ तो टिटनेस और ब्लैक लैग। क्या है? ब्लैक लैग और टिटनेस, ये आपका सोयल बोर्न डिसीज है, ठीक है। फूड द्वारा अगर किसी की बात करें, भोजन से फैल रहे तो भोजन द्वारा हो तो, खाना खा रहे हैं उसके द्वारा हो तो, कीटाणु और अतिसार मतलब एंथ्रेक्स और कीटाणु अतिसार, ठीक है। ये जो दो बीमारी है भोजन के माध्यम से फैलती है, ठीक है, एंथ्रेक्स और ये। चलिए यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ओवर होता है। मैं इसी क्लास में आपको एक छोटा सा और बात बता देता हूँ कि जो अलग अलग पशुएं हैं उनकी नाड़ी दर अलग अलग होती है, श्वसन दर अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जब पढ़ा तो नाड़ी दर की बात हुई थी पशु की स्वस्थता के आधार पे। तो सबसे पहले पशुओं में जो नाड़ी है ना, नाड़ी से किस किस पशु का कहां से किस नाड़ी से चेक करते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो जो गाय भैंस और बड़े सुअर है, ठीक है, गाय भैंस व बड़े सुअर, इनका नाड़ी जो चेक करने का स्थान है किस धमनी के द्वारा? नाड़ी इनका जांच किसमें करते हैं? तो ये होगा आपका कॉक्सियल धमनी, ठीक है। कॉक्सियल धमनी, ठीक है, इससे चेक करते हैं। वहीं पे आपका घोड़ा और गधा हो, क्या हो? घोड़ा और गधा, इसमें नाड़ी जांच किससे करते हैं? किस नस से करते हैं? तो याद रखना इस पॉइंट को, इसमें करते हैं आपके मैक्सिलरी धमनी से, ठीक है। ये कहाँ उपस्थित होता है? पूंछ में, कॉक्सियल धमनी। ये मैक्सिलरी धमनी कहाँ होता है? तो गर्दन के पास, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपका छोटे पशुओं में, छोटे पशुओं में जैसे आपका कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, छोटे सुअर, छोटे सुअर, तो इनका जो है फीमोरल धमनी से करते हैं। किससे करते हैं? फीमोरल धमनी से, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? तो जांघ में होता है, जांघ में, पिछली जांघ, ठीक है, पिछली जांघ में होता है, उससे करते हैं। चलिए ये तो हो गया आपकी नाड़ी जांच का कौन कौन से पशु का। तो गाय भैंस का किससे करते हैं? कॉक्सियल धमनी से करते हैं। घोड़ा और गधा का मैक्सिलरी धमनी से करते हैं। और छोटे पशुओं का फीमोरल धमनी से करते हैं। ये नाड़ी जांच की बात हो गई। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ये जब आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा, इसमें घुमाने उमाने वाला ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम जो है स्वस्थ पशु जो है उसका कुछ नाड़ी दर देख लेते हैं। स्वस्थ पशु पहला देखेंगे नाड़ी दर, अगला देखेंगे श्वसन दर, ठीक है।
श्वसन दर, और एक क्या देखेंगे, तापमान, बॉडी का तापमान। ठीक, यहाँ पे हम डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम बात करें काऊ की। सबसे पहले काऊ, गाय। तो गाय, स्वस्थ गाय की नाड़ी दर जो होगी वो होगी 60 से 70, कितनी, 60 से 70 प्रति मिनट। उनकी श्वसन दर होगी 12 से 20 बार, 12 से 20 बार 1 मिनट में लोग श्वसन लेते हैं। ठीक है। तापमान होता है 101.5, या फिर इसकी कोई 101 से 102 लिख सकते हो आप, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। यहां पे मैं बफेलो या भैंस की बात करूं, ठीक है, तो ये जो होगा 42 से 60, कितना होगा, 42 से 60 प्रति मिनट। इनका श्वसन दर होगा 11 से 18। ठीक है। इसका तापमान होगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला मैं बात करूं तो भेड़ या बकरी की। बकरी, गोट जिसे कहते हैं, तो इसका होगा 70 से 90 प्रति मिनट। इनके श्वसन दर होते हैं 12 से 30, और इनका टेम्परेचर होगा 103.8 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगली बात करूं मैं भेड़ की, शीप की। तो इसका जो होगा 70 से 90 नाड़ी दर होगा प्रति मिनट, और इनका जो श्वसन दर वो भी 12 से 30। इनका बॉडी टेम्परेचर 102.4 ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए अगला देखें तो सुअर की बात कर लेते हैं, पिग। सुअर, तो सुअर का जो है 70 से 80 नाड़ी दर होता है प्रति मिनट में, और 10 से 16 श्वसन दर कितना है, 10 से 16 प्रति मिनट, और बॉडी टेम्परेचर इसका 102.9 होता है। ठीक है। अगली बात करूं तो पोल्ट्री की बात करते हैं। ठीक है। पोल्ट्री या मुर्गी, तो इसका 128 से 140, 128 से 140 प्रति मिनट। ठीक है। 12 से 28 श्वसन दर है, प्रति मिनट है ये भी सब। ठीक है। और 100, ये टेम्परेचर को याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि नाड़ी दर, एक गाय की नाड़ी दर कितनी है, भैंस की नाड़ी दर कितनी है। स्वस्थ पशु की बात कर रहा हूं मैं। अगर अस्वस्थ हो तो ये सब बिगड़ेगा, किसी का श्वसन दर बिगड़ेगा, किसी का नाड़ी दर बिगड़ेगा, किसी का टेम्परेचर बिगड़ेगा, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि पशु बीमार है। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।